केमिस्ट्री की प्रेप 2 क्लास है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम सबसे पहला क्वेश्चन है कि 3D 4S और 5F या 2P का देखो क्या होता है कि जो हमारा पहले वाला है वो n होता है कोशों की संख्या, और उसके बाद वाला जो होती है वो हमारी एजिमुथल संख्या होती है जिसे हम L बोलते हैं। और ये S के लिए 0 होती है, P के लिए 1 होती है, SPD के लिए क्या होती है 2 होती है, और SPD F के लिए क्या होती है 3 होती है। ठीक है ना, 2031 हमारा एल यहाँ पर आ जाएगा। डी के लिए 2 हो जाएगा, एस के लिए 0, एफ के लिए हमारा 3 और पी के लिए 1 हो जाएगा, और एन हमारा 3 4 5 2 हो जाएगा। कितने फोटोन संख्या है तो वाट पावर होगी। देखो हमारी जो पावर होती है वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है एनर्जी कह लो, एनर्जी हमारी किसके बराबर होती है P गुणा में T। P क्या है, हमारी पावर है जो हमारी वॉट में होती है। ठीक है ना, तो पावर क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू में हो जाएगा E बटे में T गुणा N हो जाएगा। ठीक है ना, तो n से हम निकाल लेंगे कितने भी फोटोन संख्या है उसकी संख्या को जब हम गुणा कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी एनर्जी बटे में टी से। एक बल्ब है 150 वाट निर्धारित है और यह 8% ऊर्जा प्रकाश में प्रवर्तित करता है। यदि एक फोटोन की ऊर्जा इतनी है तो बल्ब से प्रति सेकंड कितने फोटोन उत्सर्जित होते हैं। हमें फोटोनों की संख्या निकालनी है और हमें यहाँ पर 150 वाट दिया गया, लेकिन 8% ही ऊर्जा जो है वो परिवर्तित हो रही है प्रकाश की। तो ऊर्जा हमारी कुल क्या हो जाएगी, 150 का गुणा 8 बटे में 100, तो ये 12 वाट हो जाएगी हमारी क्या, एनर्जी ई। तो हमें एनर्जी ई पता है, हमें पी दे रखा है जो उसकी फोटोन की पावर है वो हमें दे रखी है। ठीक है ना, ई भी हमें पता है, और बटे में हम क्या गुणा हम क्या कर देंगे, और टी कर देंगे। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ई इज इक्वल टू पी गुणा में टी होता है, तो पी क्या हो जाएगा, ई बटे में टी गुणा एन हो जाएगा। तो एन हमें निकालना, एन को इधर ले लेंगे तो पी आ जाएगा इधर, तो इस तरह से हम निकाल लेंगे आराम से। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या होता है, जिसमें डेल्टा एक्स और डॉट डेल्टा पी जो है हमारा संवेग वो बराबर किसके होता है, हमारे वो बराबर होता है हमारा 2 पाई एच बटे में 4 पाई के। किसके बराबर होता है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी बराबर होता है एच बटे में 2 पाई के 4 पाई के। ठीक है ना, एच हमारा क्या है, वो नियतांक है हमारा, जो कि हमारा उसमें भी लगता है जब हम क्या निकालते हैं, जब हम निकालते हैं किसी का एनर्जी का लैम्बडा निकालते हैं, जो कि लैम्बडा इज इक्वल टू में एच बाय क्या होता है हमारा, एच बाय क्या होता है हमारा 2 पाई होता है। ठीक है ना, एच बाय संवेग होता है। ठीक है ना, और एक और फॉर्मूला होता है जिसमें क्या हो जाता है, एच बाय 2 पाई हमारा किसके बराबर क्या हो जाता है, और चीज़ हो जाती है। हाँ, जब हम क्या निकालते हैं, हम बोर का जो हमारा क्या होता है, बोर का जब हम निकालते हैं मोमेंटम, तो वो किसके बराबर होता है, एन एच बाय 2 पाई के। तो इससे भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है डेल्टा एक्स जो कि डॉट डेल्टा पी संवेग जो कि होता है एम गुणा एम डेल्टा पी वी होता है, वेग होता है, तो ये एच बाय 4 पाई के होता है। ठीक है, एच क्या होता है 6.0-34 होती है संख्या। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है इतने केजी द्रव्यमान वाले कण के वेग में अनिश्चितता इतनी है, तो इसकी स्थिति में अनिश्चितता क्या होगी। हमें अनिश्चितता किसकी निकालनी है, स्थिति में, और हमें एम डी दे रखा है, वी भी दे रखा है, तो हम आराम से यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, एक्स निकाल लेंगे। ठीक है, सबको इधर भेज देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अल्फा कण की बात करें तो उसमें जो हमारा जो आवेश है वो क्या होता है, वो 2 होता है, 2e होता है, और उसका जो द्रव्यमान है वो क्या होता है 4u होता है। ठीक है ना, और ड्यूटेरियम है तो उसमें 2u उसका द्रव्यमान होता है। तो हमारा लैम्बडा इज इक्वल टू में क्या होता है, एच बाय संवेग होता है, तो इससे हम तरंगदैर्घ्य इसकी निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक ड्यूटेरियम परमाणु और एक अल्फा कण की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात क्या होगा जब पहले ड्यूटेरियम का वेग दूसरे के वेग से 5 गुना अधिक हो। तो पहले यानी कि हमारा किसका ड्यूटेरियम का वेग किसके मतलब 5 गुना है किसके, हमारे वेग के अल्फा कण के, तो 5 गुना में वी ए किसके बराबर है, हमारे वी ड्यूटेरियम के। और हमें एम में हमें पता है 4u होता है, और एम डी हमें पता है ड्यूटेरियम का 2u होता है। तो सब हमें पता है, हमें पूछ रहा है दोनों का अनुपात डी ब्रॉगली का कि नहीं हमें पूछ रहा है क्या, तरंगदैर्घ्य का अनुपात। तो लैम्बडा ड्यूटेरियम बटे में क्या होता है, लैम्बडा अल्फा कर देंगे, तो इस तरह से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। एच क्या होता है हमारा, एच अभी जो हमने 6.6 × 10⁻34 देखा था वो हमारा एसआई में था, एमकेएस में था। सीजीएस में जब हम देखेंगे तो वो हमारा 6.6 × 10⁻27 अर्ग कहलाएगा। डी ब्रॉगली सूत्र के अनुसार 100 ग्राम द्रव्यमान और इतने सेकंड वेग से गतिमान एक सूक्ष्म कण की तरंगदैर्घ्य क्या होगी। तो यहाँ पर हमने ग्राम सेंटीमीटर सेकंड ये सब लिखा है, तो इसका मतलब सीजीएस में निकालना है, तो 6.6 × 10⁻27
27 लगाएंगे एच और बटे में एम वी हमें दे रखा है, तो इस तरह हमारा आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ पर वी को कैसे कर सकते हैं, लैम्बडा इज इक्वल एच बाई एम वी होता है, तो वी हमारा क्या हो जाएगा, एच बाई एम लैम्बडा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लैम्बडा ये वाली वैल्यू लिख देंगे वी की जगह, तो एम से एम कट गया, तो यहाँ पर आ गया हाफ एच स्क्वायर बटे में एम लैम्बडा स्क्वायर हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी किसके व्युत्क्रमानुपाती, हम ये कह सकते हैं व्युत्क्रमानुपाती किसके, द्रव्यमान के है, ठीक है ना। तो अगर द्रव्यमान जिसका ज़्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी उसकी कम होगी, और द्रव्यमान जिसका कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। जैसे कि यदि इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण की और प्रोटॉन की ये क्या दे रखी है, हमें गतिज ऊर्जा दे रखी है, ये दे रखी है, तो सभी समान डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य से गति कर रहे हैं, तो इसकी ऊर्जा अधिक होगी। ऊर्जा क्या कैसे होगी, काइनेटिक एनर्जी होती है ऊर्जा, तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा तो दर्शा रखा है, ठीक है। तो जिसमें जिसकी जो होगा द्रव्यमान जितना कम होगा उसकी गतिज ऊर्जा उतनी अधिक होगी। तो इलेक्ट्रॉन का सबसे कम है द्रव्यमान, और सबसे ज़्यादा किसका है, हमारे अल्फा कण का, तो उसकी सबसे कम हमारी क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा, फिर प्रोटॉन की, और फिर अल्फा कण की सबसे कम होगी। एटम का ट्रेजेक्ट्री बोर्ड जो था वो इस तरह का था, वक्र, मतलब एक तरह के वो कहता है कि जो हमारा आवेश है ना इलेक्ट्रॉन, वो जो उसके केंद्र है उसके बिल्कुल बराबर घूमता है, ठीक है ना, उसके चक्कर लगाता है। लेकिन जो हमारा संशोधन हुआ इसका सोमरफील्ड द्वारा हुआ, तो उसने बताया कि देखो भाई, एक तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले इस तरफ घूमता है, चपटी उसमें घूमता है, और फिर एक वो घूमता है संकरी उसमें, यानी कि इस तरह का ट्रेजेक्ट्री होती है इलेक्ट्रॉन एक एटम की, ठीक है ना। एक उपसोर स्थिति पर होता है संकरी, और एक उपसोर स्थिति पर चपटा होता है, तो ये उसने बताया। अब देखो 1 मिलीग्राम को जब हम किस में ग्राम में बदलते हैं, तो 1000 ग्राम, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है, तो 1 मिलीग्राम में क्या होता है, 1/1000 हो जाएगा, यानी 10⁻³ हो जाएगा हमारा ग्राम, ठीक है ना, 1 मिलीग्राम में। 1 किलोमीटर में अगर हम सेंटीमीटर निकालें, तो देखो 1 किलोमीटर का 1000 मीटर होता है, और 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 का भी गुणा करेंगे हम क्या बना लेंगे 1000 में सेंटीमीटर में, तो वो बन जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 10 के बाद 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 1 mg द्रव्यमान वाले एक कण का वेग दे रखा है, कण की तरंग दैर्ध्य गणना करो, तो हमें क्या किस में निकालना है, हमें यहाँ पर सेंटीमीटर में निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मिलीग्राम में दे रखा है, तो हम इसको सेंटीमीटर बदल देंगे, ये तो पहले से ही है, सेंटीमीटर में इसको ही बदल देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर तरंग दैर्ध्य आराम से आ जाएगी। यदि स्थिति और वेग में अनिश्चितता समान है, तो संवेग में अनिश्चितता होगी। स्थिति और संवेग बराबर है, तो हमारा m क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा h/4π हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि डेल्टा एक्स डेल्टा पी होता है ना, इस तरह से। तो अब यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि v जो होगा, अच्छा x और इसको हम वी स्क्वायर मान लेंगे, एक ही चीज़ मान लेंगे, ठीक है, हम इसको उधर भेज देंगे, ठीक है। संवेग में अनिश्चितता पूछ रहा है ना, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, √h/4πm हो जाएगा। तो p हमारा एम वी होता है, v हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा p/m हो जाएगा, डेल्टा v हम रख देंगे, तो p हमारा आ जाएगा जो कि √mh/4π होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन संख्या, जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं किसी कोश में, तो वो 2, 8, 8, 16, 16 ऐसे करके भरते हैं। तो जो आखिर की होती है ना वो अल्टीमेट अंतिम होती है, और जो उसके बाद वाली होती है, उसके पहले वाली, वो उप अंतिम होती है, ठीक है। एक को अल्टीमेट और एक पेन अल्टीमेट या अल्टीमेट बोलते हैं, ठीक है ना। चुंबकीय क्वांटम संख्याएँ कैसे होती है, एन तो मैंने बता दिया, एल भी बता दिया, ठीक है ना। तो अगर इस तरह की वैल्यू अगर लिखी हुई दे दी जाए, जैसे यहाँ पर दे रखा है एफ़ दे रखा है, 4F दे रखा है, मान लो 4F, तो इसका मतलब है कि जो कोशों की संख्या है ना, उसमें चुंबकीय जो क्वांटम संख्या है वो बराबर होती है, तरंगों की संख्या किसके बराबर होती है, n के। तो 4 ही तरंग संख्या यहाँ पर होगी। कक्षीय कोणीय संवेग किस तरह निकालते हैं, देखो कोणीय संवेग एक मैंने बोर का बताया था, जो कि हमारा क्या था, वो था हमारा NH/2π। यहाँ पर निकालेंगे हम ऐसे, h/2π तो होगा, लेकिन यहाँ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, L+1 हो जाएगा, L गुणा L+1 होगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए, ठीक है। L एजीमुथल क्वांटम संख्या SPDF होगा। F कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग है, F कक्षक है SPDF, यानी 3 हो जाएगा हमारा L। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे, तो 3 का 4 से गुणा हो जाएगा, 3 + 1 4 होता है ना, तो 4 3 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर √12 का क्या हो जाएगा, अच्छा इसको हम पहले निकाल लिए, दो को पहले ऊपर निकाल, तो √3 हो जाएगा, तो √3h/π आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा म्यू,
जो कि किसके बराबर होता है, अगर हमें किसी का भी चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो वो होता है म्यू इज इक्वल टू में अंडर रूट एन ब्रैकेट में n+2 होता है, ये चीज़ याद रखना, एन और ब्रैकेट में n+2 होता है, ठीक है ना, अंडर रूट एन और ब्रैकेट में n+2, ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट। एन आयुग्मित इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है, जो होता है हमारा आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं एन, जहाँ पर जो एन है ना वो आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन के लिए आयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे हमारे, तो हम इसकी वैल्यू गिनेंगे और उसमें जो इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, यहाँ 6 भी बोलते हैं शायद, ठीक है, वो हमारे आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। बॉन्ड यहाँ पर पूछी गई है इकाई Ni, यानी कि किसकी, निकल की +2 आयन का चुंबकीय आघूर्ण, हाँ वही होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जो कि हमारे भरने से रह जाते हैं। जैसे यहाँ पर निकल है, निकल कहाँ पर आता है हमारा, ये आता है आयरन कोबाल्ट निकल, यानी 28 पर आता है, और 28 को जो हम भरेंगे किससे, कैसे हम भर सकते हैं, 28 को भर सकते हैं यहाँ पर आर्गन, आर्गन का 18 हमने भर दिया, तो उसके बाद 4s2 20, और फिर 28 के लिए हम क्या कर देंगे 3d8 कर देंगे। अब यहाँ पर हमें 4s से हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, तो 8d में जब हम 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 2 हमारे इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे, युग्मित इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है वो हमारा निकल आएगा 2, और 2+2 यानी कि 2 से 4 का गुणा होगा तो हमारा, या फिर हम बाहर ले लेंगे इसको, तो 2√2 हमारा आंसर, और √2 को हम 1.4 भी कह सकते हैं, तो हमारा 2.8 आंसर आ जाएगा। कुल कक्षक हेतु अगर हमने निकालने कुल कक्षक कितने हैं, तो हमें n की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो n²। अगर हमें l के लिए निकालना है तो कुल कक्षक के लिए हमें l के लिए कैसे निकाल सकते हैं, l 2l+1 करके, 2l+1, हाँ यही है 2l+1। और अगर इलेक्ट्रॉन के लिए हम बात करें तो 2n² हो जाएगा, और l के लिए हम क्या कर देंगे, 2l+1 था उसका गुणा 2 से और कर देंगे। n3 है, l1 है और m-1 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, देखो m-1 है, एक -1 की हमें पूछ रहा है, ठीक है, तो एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है, जैसे हमें पता है n तो 3 है, l1 है, तो यानी sp में पूछ रहा है, तो p में क्या -1 1 और 0 और 1, यानी 3 कक्षक होंगे। -1 में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एक कक्षक में, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है ना, बस इसकी बात कर रहा था। अब हमारा चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। देखो भाई, जब हम साइज़ किसी का बढ़ता है तो उसमें जल योजन क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर सोडियम और मैग्नीशियम की बात करें तो किस में जल योजन अधिक होगा, जिसका साइज़ कम होगा। तो मैग्नीशियम का साइज़ कम है तो इसका जल योजन अधिक होगा, सोडियम का प्लस है तो ये इसका साइज़ बड़ा है मैग्नीशियम से, तो हमारा जल योजन इसमें क्या होगा, कम होगा। आयनन विभव जो होता है आईपी, ठीक है ना, अगर मान लो प्रथम है, द्वितीय है, ये सब जो भी हमें निकालना, तो अगर वो स्टेबल है, ठीक है ना, आयनन विभव जो है जैसे स्टेबल अवस्था में है तो वो ज़्यादा होगा। जैसे कि कैसे, जैसे नाइट्रोजन है जिसमें 1s2 2s2 2p3 है, और ऑक्सीजन है इसमें 1s2 2s2 2p4 है, तो यहाँ पर 2p3 क्या है, एक स्टेबल अवस्था है, तो इसका आयनिक विभव जो होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी जो होंगे इसमें ज़्यादा होंगे, और ये जो है अनस्टेबल है ऑक्सीजन, जिसमें आयनिक विभव कम होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट कम होंगे। बाह्यतम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा, इसी को हम क्या बोलते हैं, आयनिक विभव बोलते हैं। जब हम यहाँ बाह्यतम कोश से जो इलेक्ट्रॉन निकालने की जो ऊर्जा होती है वो आईपी, ठीक है। नोबेल गैस में त्रिज्या आर सबसे अधिक होती है क्योंकि वहाँ वंडरवॉल रेडियस होता है, जैसे नोबेल गैस है, जैसे हम कहते हैं फ्लोरीन, जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन हीलियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से किस में जो है हमारा त्रिज्या कम होगी, वो फ्लोरीन में कम होगी, क्योंकि वो बाद में आ रहा है। जैसे हम ऐसे जाते हैं ना आवर्त में, इस तरफ राइट में, राइट से लेफ्ट में, तो वो इसमें साइज़ कम होता रहता है, और जब हम नीचे जाते हैं तो साइज़ बढ़ता है। लेकिन जहाँ पर हम लास्ट में नोबेल गैस पर आते हैं तो वो उल्टा हो जाता है, क्योंकि नोबेल गैस में सबसे अधिक जो होता है हमारा रेडियस साइज़ होता है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, वंडरवॉल के कारण क्या होता है, जो नियॉन है उसमें फ्लोरीन से अधिक क्या होता है, आकार होता है, त्रिज्या होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम इस सबको हम याद करेंगे, ठीक है ना, और पीरियोडिक टेबल 1 2 3 याद हो गई। हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन। फिर उसके बाद है सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन, इन सबको उनके नीचे लगा दिया। अब यहाँ पर देखो एक तरह का यहाँ पर इसके नीचे हलीना की रफ से फरियाद हम कर सकते हैं, बेटा मगर ये कर सकते हैं, बोरोन से हम क्या कर सकते हैं, बैगन आलू गाजर इंथैला कर सकते हैं। कार्बन से क्या गए सीता जी सुने प्रभु कर सकते हैं, और नाइट्रोजन से क्या कर सकते हैं, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सभी के कर सकते हैं, उड़ीसा से डिपो कर सकते हैं। फिर कल 12 एंटी कर हरीना नीना और करीना सब दे देना भागो, ये सब हम इस तरह से एक पीरियोडिक टेबल निकाल सकते हैं कि इसकी 1 2 और
और हमारी 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक की, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक क्या चीज़ दिख रही है, हम यहाँ पर 3 तत्व आपस में विकर्ण संबंध हमें देखने को मिलते हैं। किसके बीच में? लिथियम मैग्नीशियम के बीच में, बेरिलियम एल्यूमिनियम के बीच में, बोरोन और सिलिकॉन के बीच में हमें क्या मिलते हैं? ये विकर्ण संबंध देखने को मिलते हैं, जिसके कारण मैग्नीशियम वाले गुण इसमें आ जाते हैं और इसके इसमें आ जाते हैं, यानी इनके ग्रुप के संबंध जो होते हैं आपस में बदल जाते हैं और उसका जो होता है उसका गुण इससे मिलने लगता है। आईपी जो होती है वो त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है, तो पता है जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे आईपी क्या होती रहेगी? कम होती जाएगी। जैसे कि जो कि हमारा क्या, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीके में क्या हो जाएगी? सबसे ज़्यादा किसकी होगी? जिसकी त्रिज्या सबसे कम होगी, तो हमारी न्यूजीलैंड की सबसे ज़्यादा आईपी होगी और उसके बाद कम होती जाएगी। इससे से हम नीचे जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं 3s2 की 3s2 3p3 में ज़्यादा होगी किसके मुकाबले? 3d10 4s2 4p3 में कम होगी आईपी, ठीक है ना। आयनन विभव ऊर्जा निश्चित क्रम में परिवर्तित नहीं होती है, भी एक चीज़ रखना है। ऐसे हम इधर जा रहे तो आयनन विभव बढ़ेगी, नीचे जा रहे तो घटेगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोरोन और बेरिलियम को जब हम देखते हैं तो इधर जा रहे तो बढ़नी चाहिए, लेकिन क्या होता है बेरिलियम में ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें स्टेबल होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके मुकाबले? बोरोन में। तो यहाँ पर जो बेरिलियम है उसमें आईपी ज़्यादा होगी बोरोन से। नॉन मेटल जो होते हैं सिर्फ पी कक्षक में होते हैं और ये धातुओं से क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं। ये चीज़ हमें याद रखनी है। यहाँ पर देखो कैसे हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3p6 4s2 4d10 इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। SSP इस तरह से हम याद कर सकते हैं, ठीक है। आर्गन के लिए हम याद रख ले तो आगे की जो भी हमारी 30 तक है वो हम आराम से निकाल सकते हैं 4s2 3d10 की उससे मदद से। आर्गन का 18 होता है, ठीक है। तो 18 के बाद हमें सिर्फ क्या करना है? 4s2 3d10 तक हम कर सकते हैं, तो उससे हम कहीं भी किसी भी उसके लिए, किसके लिए? जैसे आर्गन के बाद क्या आता है? आर्गन के बाद पोटेशियम, कैल्शियम, फिर हमारा क्या आता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है ना। तो ये सब हम आराम से निकाल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर है कि किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिकतम होंगे, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें अधिकतम होंगे? तो हम सबके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के लिए हम बक्से भरेंगे, तो जिसमें हमारे बॉक्स रह जाते हैं वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मैग्नीशियम +2 है तो इसमें जो -2 2s2 2p6 3s2 करा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, किसमें से? 3s2 से जाएंगे, तो यहाँ पर 0 हमारे क्या आ जाएगा? अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो अयुग्मित है वो कोई भी नहीं है। टाइटेनियम में हमारा क्या आ जाएगा? टाइटेनियम कहाँ होता है? स्कैंडियम टाइटेनियम 22 पर होता है हमारा, तो यहाँ पर आर्गन करके हम 4s2 और यहाँ पर 3d क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 निकालें तो 4s2 से पहले निकलेंगे, फिर 3d से 1 निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो एक अयुग्मित आया। इसी तरह वेनेडियम और आयरन में से करेंगे तो हमारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अगर देखो रंगीन कोई द्रव है, रंगीन कोई हमारा मेटल है, ठीक है ना, कोई यौगिक है, तो वो तब होगा जब हमारे डी उपकोष में क्या होगा? 1 से 9 डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो रंगीन कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर कॉपर है और फ्लोरीन का दोनों का यौगिक क्या है? Cu+2 में है, तो Cu हमारा आर्गन और हमारा Cu कब आता है? 29 पर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 4s2 3d9 हो जाएगा। तो हम जब 4s2 यहाँ पर निकालेंगे तो 3d9 में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तो यहाँ पर ये रंगीन यौगिक कहलाएगा। इस तरह हम देख सकते हैं अगर हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तब, ठीक है, डी उपकोष में। आवर्त में नीचे जाने पर क्या होती है? आवर्ती घटती है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। लिथियम मैग्नीशियम में क्या होता है? विकिरण संबंध के कारण क्या होता है? नाइट्रेट बनता है। Li जैसे Li3 नाइट्रेट बना सकता है क्योंकि विकिरण संबंध है, तथा गर्म करने पर ये NO2 और O2 भी देते हैं, ठीक है, और कार्बोनेट भी बना रहे हैं, ठीक है, दोनों मिलकर, दोनों आपस में CO3 और Li2 CO3 MgCO3 सब कार्बोनेट बन, लेकिन घुलनशील जलीय अवस्था ये में भी होते हैं, घुलनशील जलीय अवस्था में। लेकिन ये लिथियम जो है ये क्षारीय कार्बोनेट नहीं बनाता है, सिर्फ कार्बोनेट बनाता है। मैग्नीशियम आराम से हमारा क्षारीय कार्बोनेट बना लेता है। अब हमारा चैप्टर शुरू होता है केमिकल बॉन्डिंग। अब देखो इसमें जब हम बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो किसके समानुपाती होता है? वो होता है हमारा न्यूनतम लंबाई के और व्युत्क्रमानुपाती लंबाई के। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा वैसे वैसे लंबाई जो होगी वो कम होगी, और लंबाई बढ़ेगी तो बॉन्ड ऑर्डर कम, यानी कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा उसकी लंबाई सबसे अधिक होगी, ठीक है ना। जैसे बॉन्ड ऑर्डर के लिए एक हमारी ट्रिक है, नाइट्रोजन 14 होता है, इससे स्टार्ट कर लो, 14 इलेक्ट्रॉन से हमारे क्या तीन बॉन्ड पेयर होते हैं, बॉन्ड हमारे ऑर्डर होता है, और इसके इधर जाएंगे उधर जाएंगे तो 0.5 कम होते जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर O2 माइनस है, O2 माइनस में क्या हो जाएगा? 8 8 16 इसमें इलेक्ट्रॉन है और एक हमारा एक और इलेक्ट्रॉन 17, तो 14
15, 16, 17 3 हम आगे हैं तो 1.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर जाएगा। इसी तरह से O2 प्लस है तो यहाँ प्लस हो गया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 16 में से एक है 15, तो यहाँ पर 15 क्या हो जाएगा 14 और एक कम करेंगे, यहाँ हो जाए 2.5, तो 2.5 बॉन्ड ऑर्डर इसमें क्या है। और यहाँ पर जो इसकी न्यूनतम लंबाई अगर हम देखें किस में होगी तो वो हमारी इसी में होगी, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, ठीक है। और अधिकतम किस में होगी हमारी, जिसमें बॉन्ड ऑर्डर कम है, यानी O2 माइनस में। आकार का अनुपात अधिकतम एक सबसे छोटा धनायन या ऋणायन तथा एक सबसे बड़ा। अच्छा, अगर हम देखें आकार का अनुपात सबसे अधिकतम किस में होगा, तो उसमें होगा जिसमें या तो धनायन ऋणायन एक सबसे बड़ा वाला हो या फिर एक सबसे छोटा वाला हो। जैसे कि यहाँ पर CH_F है, यहाँ पर फिर कल बाहर आई में देखो F जो है वो सबसे कम वाला क्या है, ऋणात्मक है। और फिर सीजियम जो है हमारा कहाँ पर होता है, कहीं सीधे सुनो प्रभु, इस तरह से कहीं पर आता है। फिर कल बाहर आई हलीना, नीना और करीना, नहीं, हलीना की रफ से फरियाद में इस तरह से कहीं आता है। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा वाला धनायन हो जाएगा और ये सबसे छोटा वाला ऋणायन हो जाएगा। हाइब्रिडेशन और शेप्स की बात करें तो देखो यहाँ पर हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं हम, यहाँ पर स्टेरिक नंबर H निकालते हैं, वो कि किसके होता है, वो बराबर होता है हाफ हमारा जो उसका जो बीच का जो हमारा जो क्या बोलते हैं सेंट्रल एटम की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या प्लस में M जो कि हमारा क्या होता है मोनोवैलेंट एटम्स अगर है उसकी संख्या, और अगर धनायन हो तो माइनस, ऋणायन है तो प्लस हो जाता है। जैसे NH3 है, इसका स्टेरिक नंबर हाइब्रिडेशन निकालनी तो स्टेरिक नंबर निकालना हाफ, और N हमारा इस जो सेंट्रल एटम है उसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने होंगे 5 होंगे, और इसको जब हम प्लस करते हैं मोनोवैलेंट एटम से जो कि 3 है यहाँ पर, तो 5 3 कितना हो जाएगा 8, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4 इसका आ जाएगा स्टेरिक नंबर, यानी कि sp3 इसकी हाइब्रिडेशन हो जाएगी। और जब हम इसको इस शेप से बनाएंगे तो वो एक तरह का ट्राइगोनल बाइपिरामिड बनेगा। sp3 है ना तो पिरामिडल आ जाएगा, ठीक है ना। NH4 प्लस है तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर जब हम निकालेंगे तो 1/H 1/2 हाफ से तो सबका भाग होना है, ठीक है ना, या मल्टीप्लाई कह दो। तो यहाँ पर स्टेरिक नंबर के लिए 5 + 4 और -1 तो ये हो जाएगा 8, और ये 2 तो ये भी sp3 आएगा, लेकिन यहाँ पर 4 हाइड्रोजन जो तो ये टेट्राहेड्रल बन जाएगा। NH2 माइनस है तो उसके लिए भी स्टेरिक नंबर इसी तरह से निकालेगा, NO3 है, और H3O प्लस का हम अगर देखें तो यहाँ पर O का क्या आ जाता है, O का जो हमारा सेंट्रल एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो जाते हैं 6 का प्लस कर देंगे, 3 से माइनस कर देंगे 1 से तो 8, 8 का 2 से कर देंगे 4, sp3 आ जाएगा, ट्रायंगुलर बाइपिरामिड बन जाएगा। ये आगे अस्थायी अवस्था तत्व जो होते हैं वो उसके निकालने के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होना है 0 होना चाहिए। जो अस्थायी है, अस्थायी वाले तत्व अवस्था वाले अवस्था वो 0 होना चाहिए बॉन्ड ऑर्डर। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर तो एक तो ठीक हो गई, अब इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि हमारा क्या होता है, एक तो होता है हमारा क्या बोलते हैं उसे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और एक होता है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इससे हम निकालते हैं। तो जब हम बॉन्ड ऑर्डर को निकालें तो एन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और माइनस कर देंगे एन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को बाय 2 से, तो हमारा ये आ जाएगा। अब इसके लिए 8 इलेक्ट्रॉन तक फिर से एक ट्रिक है BA करके बाबा, जैसे मान लो 6 इलेक्ट्रॉन दिए गए, जैसे मान लो यहाँ पर Be2 है, बेरिलियम में हाइड्रोजन ये रहते हैं, बेरिलियम 4 4 4 8 इलेक्ट्रॉन है, Be2 है ना, तो यहाँ पर बाबा में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 2 बॉन्डिंग, फिर 2 एंटी बॉन्डिंग, फिर 2 बॉन्डिंग, फिर 2 एंटी बॉन्डिंग, तो यहाँ पर बॉन्डिंग के कितने हैं 4, और एंटी बॉन्डिंग के क्या है 4, तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बटे 2 कर देंगे, तो यहाँ पर 0 का जब हम भाग 2 से करें तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर जो अस्थायी अवस्था तत्व है ये Be2 कहलाएगा, ठीक है। Be2 प्लस की बात करें तो यहाँ पर बेरिलियम 2 है, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4, अच्छा 2 इसके इलेक्ट्रॉन निकल गया, 4 थे 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसमें बॉन्डिंग बढ़ रहा है, एंटी बॉन्डिंग में 0 है, तो 2 - 2 0 से जब हम करते हैं 2 से 2 1 हमारा क्या आ जाएगा, इसमें हमारे बॉन्ड ऑर्डर आ जाएंगे। लिथियम का है लिथियम 2, तो 3 3 6 हो जाएगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में, ऐसे बॉन्ड 2 2 2 करके भर देंगे, तो 4 तो बॉन्डिंग में और 2 हमारे एंटी बॉन्डिंग में, तो ये 4 में से 2 2 यहाँ भी 1 हमारा क्या है बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है। फिर कल बाहर आई में क्या होता है माइनस बढ़ता है, तो माइनस बढ़ता है तो उससे सहसंयोजिक गुण क्या होता है बढ़ता है, सहसंयोजिक गुण बढ़ता है, ठीक है। जब माइनस ज़्यादा होता है पॉजिटिव होगा तो सहसंयोजिक गुण कम होगा, तो यहाँ पर आई में जो होगा सबसे ज़्यादा सहसंयोजक गुण देखने को मिलेगा, फिर Br में, फिर Cl में, और फिर F में, ठीक है। CO है, अगर C ट्रिपल बॉन्ड O हम इस तरह से जोड़ेंगे इसको, तो यहाँ पर क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर 3 होंगे, ठीक है ना।
और CO2 है, इसमें क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएंगे। NH3 है, अब यहाँ पर NH3 जब हम जो लगाते हैं ना तो NHH इस तरह से हो रहा है, और एक तो इसमें लोन पेयर होगा। तो ये सब जो होंगे ना, ये नाइट्रोजन क्या होगा, ज़्यादा जो फैज़ान के उससे रूल से क्या होगा, ज़्यादा जो होगा हमारा क्या होगा, डाइपोल मोमेंट दर्शाएगा, तो N की तरफ सारे इलेक्ट्रॉन भगे चले जाएंगे, और जो लोन पेयर है वो उस तरफ डायरेक्शन में जाता है, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब एक ही दिशा में है, तो द्विध्रुव आघूर्ण भी एक ही दिशा में भगेगा, इधर उधर इधर उधर ऐसे तो होता है, तो एक ही दिशा में, इस वजह से द्विध्रुव आघूर्ण ज़्यादा होगा, तो एम म्यू की जो वैल्यू वो भी ज़्यादा होगी। लेकिन NF3 की बात करें तो F जो होगा, फॉन्सल ब्रीसी में F जो होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, तो सबकी जो इलेक्ट्रॉन की इधर है इधर आएगा, और जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है वो तो उधर ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, डाइपोल मोमेंट में अंतर है, तो यहाँ पर क्या होता है कि विपरीत दिशा में द्विध्रुव आघूर्ण कम होता है, तो म्यू भी कम हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, ये इसका कारण होता है विपरीत दिशा का द्विध्रुव आघूर्ण कम होने का NH3 का NS3 से। ठीक है, गुणित आबंध सदैव सदृश एकल आबंधों से छोटे होते हैं। तो जो जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ना, वो छोटे होते हैं एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड वालों से। ठीक है ना, ये चीज़ देखिए। कैनोनिकल संरचनाएं जो होती है, बेंजीन, टॉलुइन, ये सब जो होती है, ये एक वास्तविक अस्तित्व नहीं होती, यानी कि वास्तविक में नहीं होती है ये। ठीक है ना, ये काल्पनिक वैल्यू मतलब की संरचनाएं होती है, ऐसा रियल लाइफ में संरचनाएं नहीं देखी जाती। यहाँ पर B2H6 है, ये एक तरह का क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यून हमारा यौगिक है, जिसमें बनाना बॉन्ड बनता है, और इसको हम डाइबोटेन बोलते हैं। इसमें बीच में एक ब्रिज बनता है, जिसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और 3 एटम होते हैं आपस में। ठीक है, अनुचुंबकीय कौन से पैरामैग्नेटिक वो होते हैं, जिसमें जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, जिसमें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हमारे अनुचुंबकीय। जैसे ClO2 है, Cl में कितना 7 इलेक्ट्रॉन, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अच्छा यहाँ पर आयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखते हैं, 7 और 6 कितने हो जाएंगे, 12 7 19 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये एक तरह है अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक हमारा यौगिक कहलाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ पर SP-D है, तो हम उसमें D जो होता है ना, वो XY होता है, YZ होता है, या ZX इस तरह से होता है। लेकिन D आगे आ जाए, DSP हो जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, DX² माइनस Y² तो DZ² में होता है। ठीक है, अष्टफलकीय अणु जो होता है MX6 में 180 डिग्री कोण वाले MXM आबंधों की संख्या कितनी होगी, 180 डिग्री बताने, XM के साथ X इस तरह से आपस में लगे, 180 डिग्री वाले कितने होंगे, 3 ही तो होंगे जो कि 180 डिग्री कोण बना रहे होंगे। तो इससे हमारा अभी ये केमिस्ट्री का प्रेप खत्म हो।